लास्ट ईयर इसी समय के आसपास अगर कोल डिमांड देखा जाता तो ये एक ऐसा एनर्जी सोर्स लगता जो रिटायर नहीं किया जा सकता। 2024 में ग्लोबल कोल डिमांड ने रिकॉर्ड हाइस टच किए थे। तब से एक साल में कोल का कंडीशन काफी वीक लग रहा है। 2025 में भी कोल कंजम्पशन ने रिकॉर्ड तो सेट किया। ग्लोबली 8,845 मिलियन टन्स या एम्प्टी कोल कंज्यूम हुआ, लेकिन ये कोल कंजम्पशन का अपर लिमिट हो सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या आईईए के हिसाब से इस डेकेड में अब ग्लोबल डिमांड धीरे धीरे कम होगा। 2030 तक कंजम्पशन हर साल 3% कम होगा और 8,579 एमटी तक पहुंच जाएगा। लेकिन डिमांड के इस स्लो फॉल का मतलब ये नहीं है कि कोल डिमांड स्टेबल है। हाँ, ऐसा लग सकता है कि कोल का डिमांड कम हो रहा है, लेकिन ये कम होता हुआ डिमांड फिर भी बहुत अनस्टेबल है। ज्योग्राफिक, ऑपरेशनल और कमर्शियल फोर्सेस के कारण कोल मार्केट्स का बिहेवियर काफी बदल रहा है। आज के इस वीडियो में हम आईईए का एक रिपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम कोल के इस साल के डिमांड का कंडीशन देखेंगे। हम इस डिमांड को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे। एंड में हम एक इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या कोल यूज अब खत्म होने वाला है? मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस साल के कोल डिमांड और इसे इंपैक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करते हैं। कुछ समय पहले ही कोल इंडस्ट्री विंडफॉल गेन्स कमा रहा था। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ग्लोबल एनर्जी कैलकुलेशंस में बहुत चेंजेस आ गए थे। कई सालों के डिक्लाइन के बाद कोल प्रोड्यूसर्स जिस प्राइस पे कोल बेचना चाहते थे वो उन प्राइसेस पे ही कोल बेच सकते थे। लेकिन ये बस एक शॉर्ट टर्म चेंज था। इंडस्ट्री का लॉन्ग टर्म ट्रेंड डिमांड फॉल का ही था और ये कहीं नहीं गया था। पूरी दुनिया अभी भी डीकार्बनाइजेशन पे फोकस कर रही है और कई कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। यूरोप, जापान और कोरिया जैसे मेजर इंपोर्टर्स अपना कोल डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं और चाइना जैसे प्लेयर्स अपने मार्केट्स बदल रहे हैं। 2025 में इन सारे चेंजेस का इम्पैक्ट फील हुआ। मार्जिन्स बहुत कम हो गए। यूरोप में कोल लास्ट ईयर से लगभग 10% सस्ता बिक रहा है। एशिया में कोल प्राइसेस लगभग 20% कम हुए हैं। पिछले साल मेजर कोल एक्सपोर्टर्स $20 पर टन का अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस साल ये नंबर $5 तक गिर गया। ओवरऑल कोल इंडस्ट्री के प्राइसेस बिगड़ रहे थे, लेकिन अलग अलग देश अपने पॉलिसीज के थ्रू इसे स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे थे। यूएस ने कुछ फेडरल मेजर्स अनाउंस किए ताकि इनकी कैपेसिटी मेंटेन रहे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने गवर्नमेंट के इमरजेंसी पावर्स को अपील किया ताकि रिटायरिंग प्लांट्स ऑनलाइन रह सकें। एनवायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए और पोल्यूशन कंप्लायंसेस भी वेव ऑफ कर दिए गए। साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स के रॉयल्टी रेट्स भी कम कर दिए गए। बेसिकली यूएस गवर्नमेंट कोल के 15 ईयर्स से कम होते प्रोडक्शन को रोकने की कोशिश कर रही थी। कुछ समय के लिए डिमांड ने रिस्पॉन्ड भी किया और ये 8% बढ़ा। इसके कारण ग्लोबल डिमांड भी रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गई। लेकिन ये शायद बस एक इनएविटेबल सिचुएशन को डिले करने की कोशिश थी। जब तक एआई यूज के पावर डिमांड को मीट करने के लिए इंडस्ट्री फिर कोई एक्शन नहीं लेती, कोल कंजम्पशन में फॉल ही होगा। फिलहाल 33 गीगावाट अमेरिकन कोल कैपेसिटी 2028 तक रिटायर होने वाला है। अमेरिका का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल राइवल चाइना भी अपने सप्लाईज बढ़ा रहा है। चाइना का केस स्पेशल है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस भी करता है और सबसे ज्यादा कोल कंज्यूम भी करता है। रिसेंटली चाइना अपने इंटरनल मार्केट्स को रिवायर करने की कोशिश कर रहा है। ये मंगोलिया और जिनजियांग जैसे इंटरनल प्रोविंसेस में भी बहुत बड़े माइंस खोल रहा है और इन्हें रेल प्रोजेक्ट से कोस्टल मार्केट से जोड़ रहा है, जहां इनका सबसे ज्यादा यूज होता है। चाइना कोल का एक बहुत बड़ा स्टॉक पाइल भी बना रहा है ताकि ये ग्लोबल डिस्ट्रप्शन से खुद को बचा सके। लेकिन इस साल चाइना का टोटल कोल प्रोडक्शन भी बस 1.4% ही बढ़ा। मतलब चाइना में भी कोल के लिए उतनी डिमांड नहीं है। मतलब चाइना का कोल इंडस्ट्री भी काफी स्टैग्नेंट है और ये अपने डोमेस्टिक डिमांड का एक बड़ा हिस्सा अब्सॉर्ब कर ले रहा है। पहले ये डिमांड इंपोर्ट से फुलफिल किया जाता था और जैसे जैसे चाइना का डिमांड कम हो रहा है, जो कंट्रीज इसे कोल एक्सपोर्ट करते थे वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे इंडोनेशिया को देखते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोल एक्सपोर्टर है और चाइना का सबसे बड़ा सप्लायर भी। जैसे ही चाइनीज डिमांड में वीकनेस आया, इंडोनेशिया के एक्सपोर्ट्स पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इस साल इंडोनेशिया का कोल एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 25% कम हो सकता है। ये फॉलिंग डिमांड कंट्री के कोल इंडस्ट्री के लिए एक थ्रेट है। इसलिए इंडोनेशिया अब पिवट करने की कोशिश कर रहा है। वो अपना डिमांड डोमेस्टिक यूजेस की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जैसे स्मेल्टर्स चलाने और निकल प्रोसेस करने के लिए। इस शिफ्ट के कारण इंडोनेशिया 2030 तक दुनिया के 3 सबसे बड़े कोल कंज्यूमर्स में से एक बन जाएगा। ये कंडीशन कंट्री के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। कंट्री के इंडस्ट्रीज कार्बन इंटेंसिव मेथड्स में लॉक इन हो सकते हैं
और वो भी तब जब पूरी दुनिया डीकार्बनाइजेशन पे फोकस कर रही है और सीबैम जैसे टैक्सेस लगा रही है। सबसे बुरा कंडीशन लेकिन शायद रशिया का है। कोल ट्रेड के कम होते मार्जिन कोल प्रोड्यूसर्स के लिए ऑलरेडी एक चैलेंज थे, लेकिन रशिया के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगे थे और अब इसके कोल इंडस्ट्री पे भी प्रेशर पड़ रहा है। यूरोप एक मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था, लेकिन सैंक्शंस के कारण रशिया के पास इस मार्केट का एक्सेस नहीं है। इसीलिए रशिया को अपना कोल हेवी डिस्काउंट्स पे बेचना पड़ा। हाई क्वालिटी रशियन कोल अपने यूरोपियन मार्केट के प्राइसेस से $36 पर टन के डिस्काउंट पर बिक रहा था। ये डिस्काउंट सस्टेनेबल नहीं थे। रशियन प्रोड्यूसर्स हर टन पे ऑन एन एवरेज $13 का लॉस फेस कर रहे थे। 2025 के पहले 9 मंथ्स में ही रशियन कोल इंडस्ट्री ने लगभग $4 बिलियन का लॉस फेस किया। रशिया के 65% कोल कंपनीज अनप्रॉफिटेबल हो गए और 23 ने तो प्रोडक्शन तक रोक दिया। अगर ये एक वन टाइम स्लो डाउन होता तो ये उतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन आईईए की रिपोर्ट के हिसाब से अब धीरे धीरे कोल इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकता है और ये और कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। पूरी दुनिया में कोल बेसलोड पावर के मेन सोर्स का पोजीशन अब खो रहा है। कोल का यूज तो होगा, लेकिन अब ये एक सेकेंडरी सोर्स बन रहा है। ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक बैकअप सोर्स बना रहेगा। ना ही नए और ना ही पुराने कोल पावर्ड प्लांट से अब कोल डिमांड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पूरी दुनिया में इन्हें लो आउटपुट पे काम करने के लिए मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि ये रिन्यूएबल पावर के बस बैकअप जैसे काम कर सके। कोल माइंस के ऑपरेटर्स और ओनर्स के लिए कंडीशंस अब टफ हो रहे हैं। पहले जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कोल पावर पे डिपेंड करते थे तो फ्यूचर डिमांड प्रेडिक्ट करना इजी होता था। बस इतना एस्टिमेट करना होता था कि इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन अब इक्वेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। अब फ्यूचर डिमांड दुनिया के पावर सिस्टम के फ्लेक्सिबिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, वेदर कंडीशंस, ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस एटसेट्रा पे डिपेंड करता है। इवन आईईए के प्रोजेक्शंस बहुत वेरिएबल हैं। 2030 तक ये एक्सपेक्ट करती है कि कुछ भी हो सकता है। डिमांड 188 MT से गिर भी सकता है या 248 MT से बढ़ भी सकता है। ऊपर से नेचुरल गैस भी कोल को बैकअप के मेन सोर्स के पोजीशन से हटा सकता है। आईईए के हिसाब से ग्लोबली नेचुरल गैस का एक ओवर सप्लाई हो सकता है। आईईए एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2030 तक लगभग 300 बिलियन क्यूबिक मीटर का एलएनजी लिक्विफैक्शन कैपेसिटी ऐड हो सकता है। अगर डिमांड में किसी कारण से बहुत ग्रोथ नहीं आता है तो नेचुरल गैस प्राइसेस क्रैश हो सकते हैं, वो भी ऐसे रेट पे जिसे कोल मैच नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो नेचुरल गैस अपने लो प्राइसेस के कारण कोल डिमांड को खत्म कर सकता है। नए कोल प्लांट्स के लिए कोई इकोनॉमिक केस ही नहीं रहेगा, इवन एक ट्रांजिशनल एनर्जी सोर्स जैसे भी नहीं। तो क्या ये कोल इंडस्ट्री का एंड है? क्या कोल का अब कोई यूज ही नहीं है? वेल, ऐसा नहीं है। फ्यूचर में कोल के कुछ यूजेस रहेंगे, और तो और इंडिया का एग्जिस्टेंस ग्लोबल कोल मार्केट का एक लास्ट लाइफलाइन भी हो सकता है। चलिए अब कोल के 3 मेजर फ्यूचर यूजेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है चाइना। जैसा मैंने बताया, चाइना का कोल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। चाइना का कोल कंजम्पशन बाकी दुनिया के टोटल कोल कंजम्पशन से भी 30% ज्यादा है। 2010 से चाइना ग्लोबल मार्केट का एक ड्राइविंग फोर्स रहा है। दुनिया के कोल यूज ग्रोथ में चाइना ने 70% कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन चाइना ग्लोबल ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमने कंट्री के रियल एस्टेट बस्ट को भी कई बार मेंशन किया है। इसके कारण सीमेंट और स्टील कंजम्पशन भी कम हुए हैं और ये दोनों कोल कंजम्पशन का एक मेजर सोर्स थे। इन दोनों इंडस्ट्रीज के वीकनेस के कारण चाइना के कोल इंडस्ट्री पे प्रेशर पड़ना चाहिए था, लेकिन चाइना का कोल टू केमिकल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह इंडस्ट्री कोल का यूज करके मेथनॉल, अमोनिया और ओल्फिन्स प्रोड्यूस करता है। चाइना दुनिया के अमोनिया का लगभग 27% और मेथनॉल का लगभग 38% प्रोड्यूस करता है, वो भी कोल यूज करके। इस इंडस्ट्री ने जिनजियांग प्रोविंस में 20 नए मेगा प्रोजेक्ट्स भी प्लान किए हैं। इस इंडस्ट्री के डिमांड के बिना ग्लोबल कोल डिमांड ऑलरेडी कम होना स्टार्ट हो गया होता। कोल का दूसरा ऑल्टरनेट या फ्यूचर यूज मेट या मेटलर्जिकल कोल में है। फिलहाल इन्वेस्टर्स थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में कॉशियस हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल का यूज अब कम होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां फॉसिल फ्यूल्स का यूज पूरे तरह से बंद नहीं किया जा सकता। ये वो सेक्टर्स हैं जहां बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है। जैसे स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो कई सालों से ग्रीन स्टील में शिफ्ट करने की कोशिश तो चल रही है, जहां मेट कोल की जगह हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आने वाले समय में स्टील प्रोडक्शन में कोल का यूज शायद बंद नहीं होने वाला है। इसलिए रशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे मेजर कोल प्रोड्यूसर्स अपने फ्यूचर कोल माइंस के लिए मेट कोल पे बेट कर रहे हैं। इंडिया भी कोल यूज का लास्ट लाइफलाइन हो सकता है। इंडिया उन मेजर मार्केट्स में से है जिसका कोल डिमांड 2030 के बाद तक बढ़ सकता है। 2030 तक इंडिया का कोल डिमांड हर साल 3% बढ़ेगा और 1297 MT से 1522 MT तक पहुंचेगा। इंडिया के पास खुद का कोल बनाने का ऑप्शन भी नहीं है।
रिसेंटली इंडिया ने कोल का रिकॉर्ड अमाउंट प्रोड्यूस किया है, लेकिन इस कोल का क्वालिटी खराब है। इसे जलाने से बहुत ज्यादा ऐश प्रोड्यूस होता है और इससे बहुत कम हीट भी प्रोड्यूस होता है। इंडिया के फैसिलिटीज तक इस कोल को यूज नहीं कर सकते। इंडिया के पावर कैपेसिटी का 18 गीगावाट ऐसे प्लांट से आता है जो बस हाई ग्रेड इंपोर्टेड कोल पे ही ऑपरेट कर सकते हैं। हमारे स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री का कोल डिमांड भी बहुत स्पेसिफिक है और इंडियन कोल इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता। इस क्वालिटी मिसमैच के कारण फ्यूचर में हमें कोल इंपोर्ट करना पड़ेगा। हर साल इंडिया का लगभग 150 एमटी कोल इंपोर्ट गारंटीड है, भले ही हमारे डोमेस्टिक माइंस कितना भी कोल प्रोड्यूस कर लें। तो ग्लोबल कोल मार्केट इंडिया के पावर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे भी डिपेंड करता है। ग्लोबल कोल और पावर इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कोल का एरा अब खत्म होने वाला है? क्या इंडिया फ्यूचर में कोल पे डिपेंडेंट रहेगा या हम इसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ पाएंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।